साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। यूपी पीजीटी अर्थशास्त्र की तैयारी का हमारा यह तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में बहुत सारी बातें जो कि परीक्षा में आने वाली हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं और वो भी विस्तार से और सारगर्भित रूप से, जो कि आसानी से आपकी समझ में आ जाए। इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी पीजीटी के अलावा यानी कि जितने भी भारत के राज्य हैं जहां पर पीजीटी इकोनॉमिक्स की क्या होती है, भर्ती परीक्षा होती है प्रवक्ता बनने के लिए इंटर कॉलेज में, उन सभी के लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हम आपको जैसे जैसे पढ़ाते चले जाएंगे, इसी के साथ हम आपको एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर भी कराएंगे। तो इसके लिए आपने जुड़ना है हमारे टेलीग्राम चैनल से, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पर पढ़ाने के साथ साथ हम आपकी तैयारी को और भी मजबूत करने का काम करेंगे और भेजेंगे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, हम आज पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। इसके अलावा यहां पर हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के विभाग, अर्थशास्त्र की जो मुख्य ब्रांच हैं उसको पढ़ने वाले हैं। तो इसकी जानकारी या इसका ज्ञान होना भी हमें क्या है, बहुत जरूरी है। इसी के साथ आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति के अंदर आता क्या है, स्वभाव के अंदर आता क्या है, नेचर के अंदर आता क्या है, वो आता है कि विज्ञान और कला। इट मीन्स हुआ क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है, दूसरा आता है क्या अर्थशास्त्र कला है, और तीसरा आता है क्या अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी, अर्थात दोनों है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं, साइंस किसे कहते हैं। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, पूरे पूरे के साइंस के सब्जेक्ट हैं। लेकिन इधर आर्ट्स में इकोनॉमिक्स है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, इधर के जो विषय हैं ये किस प्रकार से विज्ञान बन जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अर्थशास्त्र की बात करेंगे कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है। तो सबसे पहले जानेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं, व्हाट इज साइंस। तो विज्ञान किसे कहते हैं कि किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, और जिसके नियम क्या होते हैं, सार्वभौमिक रूप से सत्य होते हैं। अर्थात विज्ञान के जो नियम होते हैं वह क्या होते हैं, सत्य होते हैं, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, वह कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि जब भी कोई चीज आसमान की तरफ पृथ्वी से फेंकी जाती है, ठीक है, या हम इसी चौक को यदि ऊपर को उछालें तो ये नीचे आएगी। तो यह नियम दुनिया के हर कोने में, हर जगह पर, रात हो चाहे दिन हो, कोई भी टाइम हो, हर समय क्या होगा, सत्य सिद्ध होगा। ओके, तो इस प्रकार के यदि नियम बनते हैं तो विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। विज्ञान कोई दार्शनिक विषय नहीं है। तो विज्ञान किसे कहते हैं, किसी विषय के क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान में क्या होता है, देखिए, विज्ञान के अपने नियम होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। विज्ञान के अपने सिद्धांत होते हैं और विज्ञान क्या करता है, कारण और परिणाम का अध्ययन करता है, या इसमें कारण और परिणाम का अध्ययन होता है कि कोई चीज, ये घटना होती है तो क्यों होती है और उसका परिणाम क्या होता है। ये चीज बतलाने का जो काम करता है ये विज्ञान करता है। ओके, ये तो आपने मोटा मोटा आपने क्या करना है, विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में इसको याद रखना है। अब क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? हाँ, अर्थशास्त्र विज्ञान है। अरे क्यों है भैया अर्थशास्त्र विज्ञान? क्योंकि इसमें भी बहुत सारे नियम और सिद्धांत हैं। ये बहुत सारी जो बातें पढ़ाई जाती हैं उनका भी क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन किया जाता है। इसके जो नियम हैं बहुत सारे, वो भी कैसे हैं, विज्ञान की तरह क्या है, बिल्कुल सत्य हैं, हर जगह पर सत्य सिद्ध होते हैं। चाहे रात हो चाहे दिन हो, या पृथ्वी के किसी भी कोने में रहें, वह बिल्कुल विज्ञान के नियमों की तरह क्या होते हैं, सत्य होते हैं। तो विज्ञान की भांति ही अर्थशास्त्र के कुछ नियम हैं, जैसे मांग का नियम है, पूर्ति का नियम है, रोजगार के सिद्धांत है, सम सीमांत उपयोगिता नियम है। तो जो ये नियम है, ये सारे जो नियम अर्थशास्त्र में बने हैं, ये विज्ञान के आधार पर बने हैं।
किस आधार पर बने हैं? विज्ञान के आधार पर बने हैं, इसलिए अर्थशास्त्र को भी विज्ञान की कैटेगरी में रखा जाता है। किस कैटेगरी में रखा जाता है? विज्ञान की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे विज्ञान में होता क्या है, जैसे मौसम विज्ञान की बात करें, मौसम विज्ञान की बात करें तो मौसम विज्ञान भविष्यवाणी करता है कि वर्षा ऋतु में कब कब ज्यादा बारिश और किन किन क्षेत्रों में होने वाली है। ओके, पहले ही बता देता है। तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स भी क्या है, अर्थशास्त्र भी विज्ञान की अर्थात मौसम विज्ञान की तरह भविष्यवाणी करने में सक्षम है। कैसे है, इसको उदाहरण के द्वारा समझे। यदि सरकार क्या करती है, कर बढ़ाती है, करों में वृद्धि करती है, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि टैक्स लगाने से वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो वस्तुओं की मांग कम होगी, मांग घटेगी, और जब मांग घटेगी तो वस्तुओं का उत्पादन भी घटेगा, और वस्तुओं का उत्पादन भी घटेगा तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादन घटने से उत्पादन कार्य में लगे जो फैक्ट्रियों में जो लोग हैं उनकी छटनी करनी पड़ेगी, उनको निकालना पड़ेगा, तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो देखिए, ये भविष्यवाणी है कि यदि सरकार टैक्स में भारी वृद्धि करती है तो महंगाई बढ़ेगी, वस्तुओं की उनकी मांग घटेगी, महंगा होने से आम आदमी नहीं ले पाएगा, फिर उत्पादन घटेगा, और उत्पादन घटेगा तो ऐसा करने से फैक्ट्रियों में, कारखानों में, जहां भी लोग लगे हैं उनकी छटनी शुरू हो जाएगी और उससे बेरोजगारी फैल जाएगी। तो इस प्रकार से एक उदाहरण है किसका? ये विज्ञान का ही उदाहरण है और भविष्यवाणी के संदर्भ में आपको बतलाया जा रहा है इकोनॉमिक्स में। तो इतनी बात हो गई क्लियर कि विज्ञान किसे कहते हैं और अर्थशास्त्र विज्ञान क्यों है। विज्ञान होता है इकोनॉमिक्स की दृष्टि से, विज्ञान होता है दो तरीके का, यानी कि दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक विज्ञान और एक होता है आदर्शात्मक विज्ञान, यानी कि पॉजिटिव साइंस, और दूसरा होता है नॉर्मेटिव साइंस। तो जो वास्तविक विज्ञान है इसका उल्टा ये वाला विज्ञान होता है आदर्श आत्मक विज्ञान, और आदर्शात्मक विज्ञान का उल्टा होता है वास्तविक विज्ञान। तो जो अर्थशास्त्र है वह वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्शात्मक विज्ञान भी है। तो वास्तविक विज्ञान किसे कहते हैं, इसका जो मूल बात आती है भाई, वो आता है वास्तविक विज्ञान क्या बोलता है, क्या है, इसका मूल कथन है, यानी कि इसकी जो मुख्य बात है क्या है। ठीक है, वास्तविक विज्ञान, जैसे कि विज्ञान साइंस की बात करते हैं, फिजिक्स है, तो वहां पर क्या है का ये अध्ययन किया जाता है। ये वाला विज्ञान वहां नहीं चलता है। जो हमारा अर्थशास्त्र है यह बिल्कुल प्योर साइंस नहीं है, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री होती है वैसे साइंस नहीं है, ये मिला जुला है। तो देखिए, पहले वास्तविक विज्ञान क्या होता है या इसमें किस बात का अध्ययन किया जाता है, ये बतलाता है क्या है। इसको याद रखना है, व्हाट इज, क्या है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या है। ठीक है, उसके बाद बतलाएगा कि कारण और परिणाम की बातें ये बतलाने का काम करेगा। कैसे करेगा, देखिए भाई समझिए आप, पेट्रोल की मांग बढ़ने से, उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं, किसके द्वारा समझा रहा हूं, उदाहरण के द्वारा, बच्चा भी समझ जाएगा, छोटा है, 2 में पढ़ने वाला भी, कि पेट्रोल की मांग बढ़ने से पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, निश्चित बात है। यदि मांग बढ़ जाती है पेट्रोल की ज्यादा तो उससे क्या होगा, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, और जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो उसका असर अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ने वाला है, फिर भाड़ा या किराया बढ़ेगा, किसका, गाड़ियों का किराया बढ़ जाएगा। माल जो ट्रकों में आ रहा है, रेलगाड़ियों में आ रहा है, उनका क्या हो जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा, भाड़ा बढ़ जाएगा, जिससे वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाएंगे, मूल्य बढ़ेगा। तो देखिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से वो कहां प्रभाव डालने का काम कर रही है, तो ये है बतलाता है वास्तविक विज्ञान कि वास्तविक स्थिति क्या रहने वाली। इट मीन्स है कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करने का काम करता है। कारण क्या है कि पेट्रोल की मांग का बढ़ना, पेट्रोल की मांग का बढ़ना, और परिणाम क्या है कि मूल्यों का बढ़ना, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होना, ये बतलाने का काम करता है उदाहरण के द्वारा वास्तविक विज्ञान, यानी कि वास्तविक स्थिति क्या है। दूसरा देखते हैं उदाहरण, बेरोजगारी के कारण समाज में आय की विषमता बढ़ जाती है, यानी कि समाज में, यानी कि अर्थव्यवस्था में या देश में जब क्या होता है, बेरोजगारी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, तो जो लोग रोजगार में लगे हैं उनके पास तो पैसा आता रहता है, ठीक है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो बेरोजगार रहते हैं, जिससे वो गरीब हो जाते हैं, तो उनके पास पैसा
अपने जीवन चलाने के लिए बहुत ही कम होता है, लेकिन जो दूसरा वर्ग है उसके पास ज़्यादा पैसा होता है। तो इट मीन्स हुआ एक अमीर तबका पैदा हो गया और एक गरीब तबका हो गया। तो इस प्रकार से आय की विषमता उत्पन्न हो जाती है। किसी के पास पैसा ज़्यादा है और किसी के पास कम होता है, और जिससे कि जिनके पास कम होता है उनका जीवन क्या हो जाता है, नरक के समान हो जाता है। उनका जीवन अर्थात वो अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, और अमीर आदमी ज़िंदगी जी रहा ठाठ से जी रहा है। तो इस प्रकार से कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करने का काम कौन करता है? वास्तविक विज्ञान करता है। अर्थव्यवस्था में वास्तविक स्थिति जो यहाँ पर बतलाई जा रही है, ऐसा बतलाने का काम करता है वास्तविक विज्ञान। अब बात आती है कि बेरोजगारी ठीक है कि नहीं है? ओके जी, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होना ठीक है कि नहीं है? इससे गरीब लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है? इसके बारे में बतलाने का काम वास्तविक विज्ञान नहीं करता है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये ठीक है कि नहीं है। उसको जो दिख रहा है वो बतलाने का काम करता है। इसलिए कहा गया है कि जो वास्तविक विज्ञान है, क्योंकि प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान की कैटेगरी में रखा है। किस अर्थशास्त्री ने रखा है? वास्तविक विज्ञान की कैटेगरी में अर्थशास्त्र को प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा। ठीक है, इसलिए उसने कहा कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ होता है, कोई मतलब नहीं है अच्छा है या बुरा है, वो केवल बतलाने का काम करेगा। जो हमने यहाँ पर दो उदाहरण दिए, तो ये वास्तविक विज्ञान के उदाहरण है। तो वास्तविक विज्ञान क्या करता है? कारण और परिणाम के मध्य संबंध स्थापित करने का काम करता है, कारण बतलाता है, और उस कारण के कारण अगला जो परिणाम उत्पन्न होता है उसका क्या करता है? विश्लेषण करता है। अब इसके जस्ट अपोजिट दूसरा देखिए, आदर्शात्मक विज्ञान क्या है? क्योंकि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान होने के साथ साथ क्या है? आपका आदर्शात्मक विज्ञान भी है। कैसा विज्ञान है? आदर्शात्मक विज्ञान भी। इट मीन्स ये हुआ कि वास्तविक विज्ञान तो है ही, जो हमने यहाँ पे उदाहरण के द्वारा बतलाया, तो इसलिए अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। अब आदर्शात्मक विज्ञान क्या होता है? इसका मूल कथन है क्या होना चाहिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए। इट मीन्स हुआ ये अच्छाई और बुराई के बारे में बतलाने का काम करता है कि क्या अच्छा है समाज के लिए, अर्थात लोगों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये सारी चीजें आती हैं आदर्शात्मक विज्ञान में। ठीक है, ये आदर्श स्थापित करता है, केवल ये नहीं बतलाता है कि बेरोजगारी होने से आय की विषमता बढ़ जाएगी और बात खत्म। ये यहाँ पे बतलाने का काम करेगा कुछ अच्छा। तो इसको ध्यान में रखना है कि आदर्शात्मक विज्ञान का जो मूल कथन है, ठीक है, क्या होना चाहिए, व्हाट हाउ टू बी, क्या होना चाहिए मतलब अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इसके नेगेटिव में है, उल्टा है। महंगाई बढ़ने से आम आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। जब वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, सब्जियों के मूल्य बढ़ते हैं, कपड़ों के दाम बढ़ते हैं, ठीक है जी, तो सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो पड़ता है आम आदमी पर। आम आदमी कौन है भाई? आम आदमी कौन है? जो गरीब आदमी है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए सरकार को महंगाई घटाने का प्रयास करना चाहिए। कौन विज्ञान बतला रहा है? आदर्शात्मक विज्ञान बतला रहा है। कह रहा है कि महंगाई बढ़ने से क्या होता है? आम आदमी वस्तुओं को खरीदने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा कम है। इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए? महंगाई घटाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कौन सा विज्ञान बतला रहा है? ये आदर्शात्मक विज्ञान बतलाने का काम कर रहा है। नॉर्मेटिव साइंस जो है ये बतलाने का काम कर रहा है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन इधर नहीं बतलाता। इधर तो बोलता भैया कि महंगाई बढ़ रही है, इस कारण से बढ़ रही है, इसका परिणाम ये निकलेगा। लेकिन अर्थशास्त्र का काम ये नहीं है कारण और परिणाम बतलाना, बल्कि आदर्श स्थापित करना है कि किस प्रकार से इंसान के जीवन स्तर को सुधारा जा सके। ये पहला उदाहरण है। दूसरा देखिए, किसका? आदर्शात्मक विज्ञान का, नॉर्मेटिव साइंस का। सरकार को रोजगार बढ़ाने का प्रयास करें, यानी कि सरकार को रोजगार बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आय का विषम वितरण कम हो सके। यदि सरकार क्या करेगी? रोजगार बढ़ाएगी, यानी कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार देगी, तो उनके पास भी पैसा आएगा, गरीबी और अमीरी का अंतर कम होगा। ठीक है, तो ऐसा सुझाव देने का जो काम करता है वो कौन करता है? ये वाला विज्ञान करता है। ओके जी, कि रोजगार बढ़ाना चाहिए। अभी तो बेरोजगार हैं, इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक वैकेंसी निकालनी चाहिए, समय पर परीक्षा करानी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक जो नौजवान हैं, बच्चे पढ़ लिख गए हैं, वो सही समय पर जॉब लग सकें। तो ये काम बतलाने का कौन करेगा? आदर्श कौन स्थापित करेगा? ये वाला विज्ञान करने वाला है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ क्या है? उचित और अनुचित की पहचान करता है कौन?
आदर्शात्मक विज्ञान कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। बेरोजगारी अनुचित है, अवांछनीय है, इसलिए रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। और उचित नीतियों या नीतियां सरकार को बनाने का सुझाव देता है। ये कहता भैया जैसे महंगाई है तो आप टैक्स कम करिए, यदि वस्तुओं के देश में कमी होगी है तो विदेशों से मंगाइए, जिससे वस्तुओं का मूल्य कम होगा और आम आदमी भी अपनी जिंदगी की वस्तुओं को खरीद पाएगा। तो ये बतलाने का या सुझाव देने का जो काम करता है सरकार को, वह काम करता है आदर्शात्मक विज्ञान। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष है भैया, एक उदाहरण यहाँ दे दिया, एक उदाहरण यहाँ दे दिया, एक उदाहरण यहाँ दे दिया, एक उदाहरण दे दिया। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष निकलता है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्शात्मक विज्ञान भी है। इधर कारण परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है, कारण बतलाता है, परिणाम बतलाता है, लेकिन इधर उसके बारे में किस प्रकार से इसको ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ बातें आती हैं। ओके, अब तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, कला के बारे में है। ठीक है, ये कला कौन सी है, ये आर्ट के बारे में है। लेकिन ये कला ड्राइंग की तरह नहीं है, ये चित्रकला नहीं है, इस प्रकार की कला नहीं है, यह वास्तुकला नहीं है। यहाँ पर कला का क्या मीनिंग है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है कि कला यहाँ पे लिखा हो मेरा। ठीक है जी, कला का अर्थ क्या होता है, ध्यानपूर्वक सुनिए। ज्ञान को व्यवहार में लागू करने की क्षमता, ज्ञान को व्यवहार में लागू करने की क्षमता। यहाँ पर तुमने बातें कर दी, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन इन चीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, कौन सी नीतियां बनाई जाए कि जिससे कि ये चीजें ठीक हो जाए, लेकिन उसको क्या करना है, व्यवहारिक जीवन में लागू करना है। महंगाई बढ़ गई है तो बोलना नहीं सरकार को, तुरंत टैक्स कम करना चाहिए, या जो गरीब लोग हैं उनको सब्सिडी दे देनी चाहिए। तो ये होगा व्यवहारिक रूप। ओके, तो कुल मिलाकर कला क्या है, ज्ञान को व्यवहार में लागू करने की क्षमता, वह कला कहलाती है। ज्ञान को व्यवहार में लागू करने की क्षमता क्या कहलाती है, कला कहलाती है। अब कैसे होती है इसको समझिए। वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने पर, यदि वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, अरे किसका दाम बढ़ता है, आटे का दाम बढ़ता है, तेल का दाम बढ़ता है, सरकार जनता को आर्थिक सहायता देती है। ठीक है, आर्थिक सहायता देती है, कैसे देती है, जैसे बीपीएल के अंतर्गत लोगों को सस्ता अनाज सरकार के द्वारा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, कि सरकार मांग के चल रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि खरीदने में असमर्थ हैं, यानी खुले बाजार से नहीं खरीद सकते, क्योंकि खुले बाजार में रेट ज्यादा है, जबकि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर वस्तुओं का मूल्य सरकार द्वारा कम करके दिया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं आर्थिक सहायता दी जाती है सब्सिडी के रूप में। तो ये हो गया क्या, कला, कि सरकार ने इसको व्यवहारिक अर्थव्यवस्था में देश के लोगों की भलाई के लिए लागू किया है। तो एक बार पुनः दोहरा देता हूं, यदि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने पर सरकार जनता को आर्थिक सहायता देती है, तो ये उदाहरण है किसका, कला का उदाहरण है। किसका है, कला, ये सरकार की कला है। या देश के अंदर कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है, बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है, देश का आधारिक ढांचा क्या है, आधारिक संरचना क्या है, बहुत कमजोर है। ठीक है, तो बात आती है कि सड़क बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सड़क बहुत अच्छी होनी चाहिए, गरीबों के पास अच्छे आवास होने चाहिए, लेकिन सरकार क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा खर्च कर देती है, गरीबों को सस्ते आवास देने की बात करती है, देने की बात नहीं करती बल्कि पैसा दे देती है सीधे व्यवहारिक रूप में, तो उसे कला कहा जाएगा। ओके, अगला आता है निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, सुन लीजिए, अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान और कला दोनों हैं। ओके, तो वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्श विज्ञान भी है। ठीक है, वास्तविक विज्ञान का ये वाली बात याद रखनी है, इसका जो मूल आधारभूत कथन है वह क्या है, व्हाट इज, और इसका क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी। ओके, और ये कला की बात होगी। समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान भी है और कला भी है। अब नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के विभाग। क्या है, अर्थशास्त्र के विभाग, ये 5 विभाग हैं भैया, सबको याद रखने हैं, 5 हैं, ज्यादा नहीं है। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और लोक वित्त या लोक राजस्व के नाम से इनको जाना जाता है, और इसी क्रम में आपको याद भी रखना है। तो सबसे पहले आता है उपभोग, कंजम्पशन। उपभोग क्या होता है, उपभोग जो होता है अर्थशास्त्र का जो है इस
पहला वाला भाग है, प्रथम विभाग है। और जितनी भी आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था में किसी देश में की जाती हैं, ठीक है, उनका आदि और अंत जो है उपभोग को माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, एकदम 100% सत्य है। उपभोग के लिए ही तमाम प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। और इसी के साथ उपभोग के अंदर क्या शक्ति है कि उपभोग सारी वस्तुओं को क्या कर देता है, खाने पीने के बाद, उपयोग करने के बाद नष्ट कर देता है। फिर उत्पादन होता है, फिर इंसान उसका यूज करता है, खत्म होता है, फिर उत्पादन उपभोग, उत्पादन उपभोग। तो इस प्रकार की जो आर्थिक क्रिया चलती है, ठीक है जी, उन सभी का जन्मदाता, ठीक है, और उन सभी का अंतिम दाता भी कौन है, उपभोग आता है। ये पहला विभाग है। ठीक है, दुनिया में भी जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा भैया, हाँ, इंसान के लिए हो रहा। इंसान के खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, देखने के लिए, जिसके भी लिए हो रहा है, इंसान के लिए हो रहा है। उसको हजम कर रहा है, लाखों टन सामान क्या हो रहा है प्रति साल बन रहा है, और उसी को इंसान बिल्कुल चट कर जा रहा है, फिर दोबारा हो रहा, फिर इस प्रकार की कंटिन्यू प्रक्रिया चलती है। ये मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दिया कि उपभोग जो है सभी आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत है। क्योंकि यदि उपभोग ना हो, माना उपभोग नहीं होता, इंसान कुछ खाता पीता नहीं, तो उसके बाद तो भैया देखो भैया, उत्पादन, विनिमय, वितरण, लोक वित्त, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती। और ना फिर क्या होता है, अर्थशास्त्र पढ़ने की जरूरत पड़ती है, ना किसी विषय को पढ़ने की जरूरत पड़ती, ना कॉलेज की जरूरत पड़ती, ना सड़क की जरूरत पड़ती। यानी कि एकदम से इंसान क्या रहता, अपने घर में रहता, सब कुछ यदि उसको मिल जाता फ्री ही फ्री। देखो नेक्स्ट है उत्पादन। ठीक है, इसी में बताते हैं उपभोग में क्या आता है। देखो उपभोग के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम उपयोगिता की बात करते हैं, क्योंकि उपभोग से उपयोगिता मिलती है, तुष्टिगुण मिलता है। तो उपयोगिता हो गया, इसके अलावा उपयोगिता ह्रास नियम हो गया, सम सीमांत उपयोगिता नियम हो गया। इस प्रकार के जो सिद्धांत नियम वगैरह हैं वो उपभोग के अंतर्गत आने वाले हैं। दूसरा विभाग है उत्पादन, प्रोडक्शन। तो उत्पादन किसे कहते हैं, मतलब किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना, अर्थशास्त्र में क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। हर कोई वस्तु क्या होती है, आर्थिक क्रिया के द्वारा क्या की जाती है, उसकी फॉर्म चेंज की जाती है। फॉर्म क्या की जाती है, चेंज की जाती है। जैसे मेरे हाथ में चौक है, तो ये चूने की बनी हुई है, तो जहां से चूना लाया गया होगा उस समय उसका रेट मान लीजिए कि बहुत कम रहा होगा। लेकिन जब चौक तैयार हुई, पैकेट के अंदर बंद हुई, तो उसका रेट बढ़ गया, तो उपयोगी बन गई। और इसके कारण मैं यहाँ पर लिख पा रहा हूँ। तो यदि किसी वस्तु में उपयोगिता आ जाती है, तो उपयोगिता आने से वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। तो उपयोगिता का सृजन करना किसी वस्तु में, वह उत्पादन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, क्योंकि जो उत्पादन के नियम है, जैसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है। ओके, उत्पादन के साधन, किन किन साधनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उत्पादन और लागत संबंधी जितने भी सिद्धांत होंगे वो उत्पादन के अंतर्गत आने वाले हैं। तो किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। जैसे आम है पेड़ पे लगा हुआ, उस समय वो सस्ता होता है कच्चे रूप में, ठीक है जी। और जब उसका अचार बना दिया जाता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो इसमें उपयोगिता आ जाती है, यानी कि आम का टेस्ट अलग होगा और अचार का टेस्ट क्या होगा, अलग होगा। ओके, इसके अलावा हम बता देता हूँ कि आम निकाला, ठीक है जी, बहुत सारा आम लिया और अचार बना दिया, पूरा खराब हो गया। तो खराब अचार को नहीं खाएंगे, तो उसके अंदर उपयोगिता नहीं आएगी। तो इसका अर्थ वो उत्पादन नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके कोई वैल्यू या कोई मूल्य है ही नहीं। नेक्स्ट देखिए विनिमय, जो उत्पादन होता है, ठीक है, अब इसको उपभोक्ता तक भेजना है। उत्पादन यानी कि जितनी भी पूर्ति हुई है, अब उसका क्या करना है, क्रय विक्रय करना है। तो ये विनिमय में आने वाला है कि वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय। और बाजार यानी कि क्रय विक्रय कहाँ होता है, वस्तुएं खरीदी और बेची कहाँ जाती हैं, बाजार में बेची जाती हैं। तो बाजार भी इसी में विनिमय के अंतर्गत आने वाला है। इसी के अलावा मुद्रा, बैंकिंग, क्योंकि आज तमाम प्रकार की जो वस्तुएं और सेवाएं परचेज की जाती हैं वो किसके द्वारा की जाती हैं, पैसों के द्वारा की जाती है, जिसे मुद्रा कहते हैं। तो वह भी यहीं आने वाला है, किसमें, विनिमय के अंतर्गत आने वाला है। जितने भी नियम होंगे सब विनिमय के अंतर्गत आएंगे। अगला देखिए वितरण। वितरण मीन्स क्या होता है, वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। इट मीन्स हुआ
कि उत्पादन जब किया जाता है तो अकेला आदमी उत्पादन नहीं करता है, सबके सहयोग से उत्पादन किया जाता है। जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहब ये सब मिलकर क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। और देश के सारे उत्पादन को जोड़ दिया जाए तो वह या उसका मूल्य निकाल दिया जाता है, तो उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय में देखो भैया, भूमि का कितना योगदान होगा, ठीक है जी। उत्पादन के साधनों को कितना कितना पैसा दिया जाएगा, भूमि को कितना किराया दिया जाएगा, लगान कितना बनेगा, तो लगान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। श्रम की मजदूरी कितनी मिलेगी, तो मजदूरी के सिद्धांत यहाँ आने वाले हैं, किसमें? वितरण में, ठीक है। पूंजी का कितना ब्याज आने वाला है, ये कितना ब्याज दिया जाएगा, ये ठीक है, यहाँ पर आएगा ब्याज के सिद्धांत। और अगला लाभ का सिद्धांत, ये वितरण के अंतर्गत आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर उत्पादन के साधनों के मध्य आय का वितरण किस प्रकार से होगा, ये सारे सिद्धांत, ये नियम वितरण के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं। और अंतिम है लोक वित्त, ठीक है। सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट जो रोल गवर्नमेंट का रहता है वो लोक वित्त के अंतर्गत आता है। सरकार द्वारा की जाने वाले आर्थिक कार्य, जैसे सार्वजनिक, पहले तो आनी चाहिए आय कि सरकार के पास कहाँ कहाँ से पैसा आता है, ठीक है। फिर सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय, सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय खर्चा सरकार कहाँ कहाँ करती है। आप सोच रहे हैं कहाँ करती है, करती ही नहीं है भैया। और जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं यदि वह गवर्नमेंट वाला है तो फीस कम पड़ती है। जिस सड़क पर आप चलते हैं आपने थोड़ी बनाई है, वो सरकार ने बनाई है, फ्री में चल रहे हैं। चल रहे कि नहीं चल रहे हैं? हॉस्पिटल है गवर्नमेंट वाले, ठीक है, पार्क हैं, फ्री में घूम लीजिए। अब किसी घर में कोई घुस जाता है या किसी के लोन में घुस जाता है, एकदम गाली देना शुरू कर देते हैं और पार्क में लोग तोड़ फोड़ मचा रहे हैं क्योंकि सरकार का है। तो लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत आता है सरकार द्वारा किए जाने वाले तमाम प्रकार के कार्य, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, ये सारे काम इसमें आने वाले हैं मुख्य रूप से लोक वित्त के अंतर्गत। ओके, ये सरकार का सबसे महत्वपूर्ण काम रहता है इकोनॉमिक्स में, लोक वित्त के अंतर्गत, और ये सारे काम इकोनॉमी में होने वाले हैं। तो इस प्रकार देखिए, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और लोक वित्त, ये इकोनॉमिक्स के 5 विभाग हैं। इन विभागों को आपने याद रखना है। ओके, और इसके साथ ये भी याद रखना है कि इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें आती हैं। उसके बाद ये भी जान लेते हैं कि सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं, लिंक है। जैसे हमारी बॉडी है, हाथ ये है, पैर है, ये सब फंक्शन एक साथ करते हैं। अब किसकी जरूरत कब पड़ती है, ठीक है, कि इस हाथ की मुझे कब जरूरत पड़ने वाली है और इसकी कब पड़ने वाली है, ठीक है। ये अलग अलग भी काम कर सकते हैं और कभी ऐसे होते हैं बहुत सारे काम कि इनको एक साथ, मतलब दोनों हाथों को एक साथ काम करना पड़ता है। और कभी क्या होता है, पूरी बॉडी को काम करना पड़ता है। और कभी कुछ अंग क्या होते हैं, बंद होते ही नहीं है, वो लगातार कंटिन्यू काम करते रहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, जैसे उपभोग है तो उपभोग संबंधी क्रिया अर्थव्यवस्था में लगातार जारी रहती है। आप, ठीक है, सुबह खाया, फिर दिन में खाया, शाम को खाया, फिर खत्म हो गया, फिर दुकान में दौड़ो भैया, ठीक है, फिर फैक्ट्री वाले ने तैयार किया। इस प्रकार की क्रियाएं सब चलती रहती है। तो आज हमने आपको क्या बताया मुख्य रूप से, आज हमने आपको बताया यूपी पीजीटी अर्थशास्त्र 2025 जो परीक्षा करवाने वाला है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, उसमें अर्थशास्त्र विषय की तैयारी का तीसरा वीडियो है, जिसमें हमने आपको ये सारी चीजें बतलाई, जिसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने करना क्या है भैया, शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, केवल सुनना ही नहीं है, शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। और उसके बाद उन नोट्सों को क्या करना है, याद करना है। सबसे पहले तो समझना है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रटने के अलावा, क्योंकि रटने से बीच में आदमी भूल जाता है। यदि समझ में आ गए तो छोटे छोटे पॉइंट लिखिए, ठीक है जी, इसको शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए और उसके बाद उसमें लग जाइए, तो निश्चित ही सफलता आपके हाथों में आने वाली है।